अच्छा, इसमें ऐसा है कि हम ऐसे करते हैं, पहले तो मैं आपको लैब के बारे में हल्का फुल्का, आपने वैसे पढ़ी तो होगी, आपको काफ़ी सारा आइडिया हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इस लैब को ज़रा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हमने क्या करना है इसके अंदर, और इसमें जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ है और क्या करना है। थोड़े से बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, अगर उनको मुझे फील हुआ कि ज़रूरत है आपको बताने की, तो बता दूंगा। और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे तो आप उनको बारी बारी को पूछते जाएं, तो मैं आंसर करता जाऊँ। ठीक हो गया जी? तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा सेशन है दैट इज रिलेटेड टू लैब नंबर 8, जो कि मेथड ओवर राइडिंग है। और मेथड ओवर राइडिंग क्या होती है ये आपको आइडिया है, और आपने जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उन उनके वो जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो बेसिकली उसके अंदर तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अपने वो तीनों पढ़े हुए हैं, उनमें से एक का नाम है मेथड ओवरलोडिंग, दूसरे का नाम है मेथड ओवर राइडिंग, और जो तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है? तो हम तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में से एक जो है दैट इज रिलेटेड टू मेथड ओवर राइडिंग, जो कि जिसका जो टेक्निकल नेम है उसे हम वर्चुअल मेथड्स भी कह सकते हैं, या जो कि आपने वैसे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। नॉर्मली हम इसे मेथड ओवर राइडिंग भी बोलते हैं, तो वर्चुअल मेथड्स इसी के अंदर होते हैं। ठीक है? तो इससे रिलेटेड लैब है, टोटल 3 टास्क हैं जो आपने करनी होंगी, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। आपको जल्दी से चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, पहली जो टास्क है उसके अंदर आपने क्या करना होगा, सिंपल एक बेस क्लास बनानी है जिसका नाम होगा एम्प्लॉय। ठीक है? तो स्टार्ट ऐसे करना है। अच्छा, अब चूंकि बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड हो गई हैं, फॉर एग्जांपल जब आपसे कोई भी कहेगा ना कि क्लास बनानी है और उसके अंदर ये डेटा मेंबर्स होने चाहिए, तो अब आपको खुद ही पता है जो क्लास होगी उसके अंदर जो डेटा मेंबर होंगे वो हमेशा प्राइवेट होंगे। उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आपको सेटर्स और गेटर्स देने होंगे। तो अब अगर क्वेश्चंस के अंदर ऐसा मेंशन नहीं है ना कि सेटर और गेटर बनाएं या कंस्ट्रक्टर बनाएं, तो ये चीज़ें फिर भी आपने बनानी है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, जब भी आप क्लास बनाएंगे तो आपको उस क्लास के वेरिएबल्स को इनिशलाइज करना होगा। तो जब भी क्लास के वेरिएबल्स की इनिशलाइजेशन की जरूरत होगी तो ऑफ कोर्स आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। हाँ, इसमें बहस हो सकती है कि कंस्ट्रक्टर कौन से वाला होना चाहिए, एक होना चाहिए, दो होने चाहिए। वो आपकी चॉइस है, वो आप एक बना लें, दो बना लें, तीन बना लें, लेकिन कंस्ट्रक्टर का होना मस्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है कंस्ट्रक्टर का, लेकिन सिंपल सी बात है कि जब हम क्लास का जिक्र करेंगे कि क्लास बनाए, तो हमें हमेशा कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर लाजमी बनाना होगा। ठीक हो गया? तो अब इसमें एक तो आपने क्लास बनानी है जो कि बेस क्लास है, और बेस क्लास आपको पता ही है पेरेंट क्लास को कहते हैं। और उसके अंदर आपके दो मेंबर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं कि दो मेंबर्स होने चाहिए। पहले मेंबर का नाम है एम्प्लॉय का नेम, और दूसरा है उसका नंबर होता है। जिस तरह एज ए स्टूडेंट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ऐसा ही जो कंपनीज में लोग काम करते हैं उनका भी एक नंबर होता है, उसे हम एम्प्लॉय आईडी कहते हैं या एम्प्लॉय नंबर कहते हैं। ठीक है? तो आपने ये दो चीज़ें ले लेनी है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो डायरेक्ट नहीं बताई गई होती। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो यहाँ सैलरी का जिक्र नहीं है। ठीक है ना, कि आपने उसकी सैलरी रखनी है या ये करना है या वो करना। लेकिन आगे जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको फील आएगा कि अच्छा, इसमें किसी और चीज का भी जिक्र हुआ है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपने समझना है। यहाँ देखिए, डेटा मेंबर सिर्फ दो जिक्र हुए हैं, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का नंबर। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इससे 3 क्लासेस इनहेरिट करें। तो एम्प्लॉय बेस क्लास थी, और जो मैनेजर है और साइंटिस्ट है और लेबरर, ये 3 ऐसी क्लासेस होंगी जो इससे इनहेरिट होंगी। अच्छा, ये जो 3 क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं,
अब आपको पता है कि जब भी इनहेरिटेंस हमने करनी होती है तो हमें ये बात इंश्योर करनी होती है कि जो चाइल्ड क्लासेस होंगी दे मस्ट बी अ टाइप ऑफ बेस क्लास या दे मस्ट बी अ टाइप ऑफ पेरेंट क्लास। तो अगर देखा जाए तो क्या मैनेजर इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय? यस। क्या साइंटिस्ट इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय? यस। क्या लेबरर इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय? यस। तो ये जो तीनों हैं क्लासेस ये टाइप ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं। इसका मतलब इनके अंदर ईजा का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है और हम बड़े आराम से इनहेरिटेंस कर सकते हैं। अगर कोई और क्लास होती जो कि ईजा का रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ नहीं रखती तो हम उसे इनहेरिट नहीं करते। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? तो आपने इनहेरिटेंस कर ली। अब ये भी अंडरस्टूड है कि इनहेरिटेंस कौन सी करनी है। नॉर्मली हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं, बाकी चीज़ों की तरफ आपने कोशिश करना है कि नहीं जाना, क्योंकि वो बहुत रेयर इस्तेमाल करती हैं। प्राइवेट इनहेरिटेंस मैंने आज तक यूज़ नहीं की, इसी तरह कंपनीज में बहुत कम यूज़ होती है। तो फिलहाल हमें उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है जो कि ज़्यादातर यूज़ होती है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा ईजी रखने के लिए the manager and scientist classes should contain in additional information these about these categories of employee and member function। ठीक है, अब ये जो आपके मैनेजर होगा ज़ाहिर है इसके अंदर अब डिफरेंट डेटा मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल कि जो मैनेजर है वो कौन सी चीज़ को मैनेज कर रहा है तो ये एम्प्लॉय, उसका नाम भी होगा, उसकी आईडी भी होगी। दो डाटा मेंबर तो उधर से आ गए। अब मैनेजर के अपने डेटा मेंबर भी तो हो सकते हैं। ये अब आपने सोचने होंगे, या ये अब आपकी खुद टास्क है। ये मैंने जहाँ डिस्क्लोज नहीं किया हुआ कि इसके अंदर ये डेटा मेंबर होना चाहिए, ये आपने खुद सोचना है कि जो मैनेजर है अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसके कौन से डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, वो कौन से प्रोजेक्ट्स सुपरवाइज कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट सुपरवाइज कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मैं हिंट दे रहा हूँ। इसी तरह जो साइंटिस्ट है उसके डेटा मेंबर क्या होने चाहिए। ठीक है ना? ये आवाज आ रही है सबको? ये कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको इशू आ रहा है। यस सर। चलिए, वैसे मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो वो भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, चलें आगे मूव करते हैं। तो इसमें अब आपने जो साइंटिस्ट है और लेबरर है उसके अकॉर्डिंगली आपने डिफरेंट डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो भी होंगे उनको आपने देख लेना है, सोच लेना है और उसके अकॉर्डिंगली उनको डिक्लेयर भी कर लेना है और उनको इनिशलाइज भी कर लेना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखी है दैट इज द ओवरराइड द फंक्शन। अब ओवरराइड फंक्शन कौन सा होता है ये हमें पता होना चाहिए। वो वाला फंक्शन जो पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करता हो वो हमेशा ओवरराइड हो सकता है। तो अब पेरेंट क्लास में कौन सा फंक्शन ऐसा होगा जिसको हम ओवरराइड कर सकते हैं? तो आगे इसने बताया कि विच कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है जी। तो अब सैलरी जो होगी, सैलरी कैलकुलेट करना, ये एक एम्प्लॉय की ज़ाहिर है हमेशा सैलरी भी होती है। अब ये वाला वो फंक्शन होगा जो सैलरी को कैलकुलेट करेगा, ये ओवरराइड होना चाहिए। तो ओवरराइड होने के लिए ज़रूरी क्या है कि ये सबसे पहले किसी पेरेंट क्लास के अंदर या बेस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करे। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने एम्प्लॉय की क्लास बनाई थी तो हमें सबसे पहले तो ये सैलरी का फंक्शन उसके अंदर बनाना होगा। ठीक है ना? उसके साथ अब सैलरी ज़ाहिर है उसका कोई डाटा मेंबर भी होना चाहिए। तो वो भी आपको जहाँ से आइडिया हिंट मिल गया कि डाटा कोई सैलरी तो होगी। लेकिन हमेशा एक एक ना जब भी
आप कहीं एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो एक बेसिक सैलरी होती है, ठीक है। बेसिक सैलरी हमेशा एग्जिस्ट करती है कि लेट से इतने थाउजेंड हम आपको बेसिक सैलरी देंगे, उसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा कुछ बोनसेस हम आपको देंगे या आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हम आपको वो पे करेंगे। तो एक बेस सैलरी का डाटा मेंबर, तो बेस सैलरी का जो डाटा मेंबर है वो आप इस क्लास के अंदर बना सकते हैं, ठीक है ना। आप बेस सैलरी का डाटा मेंबर इसमें बना लें अपनी क्लास के अंदर, और उसके बाद एक फंक्शन बना लें जो सिंपल ये मैं एम्प्लॉय क्लास की बात कर रहा हूँ, और वो फंक्शन जो होगा वो सैलरी का वो सिंपल बेस क्लास को प्रिंट कर दे या रिटर्न कर दे। ये सिंपल मैं एम्प्लॉय क्लास की बात कर रहा हूँ। जब आप इस सैलरी के फंक्शन को बाकी तीनों क्लासेस में ओवरराइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैनेजर या विद रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट या लेबरर, तो फिर उनके अकॉर्डिंगली आप उनके जो इंसेंटिव्स होंगे, उनका जो रेट ऑफ सैलरी होगा वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैनेजर होगा आप उसको कह सकते हैं कि इसकी जो अब जो सैलरी है उसमें इंक्रीज करेंगे बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स, कि एक तो बेस सैलरी हो गई, प्लस उसमें वो जितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है या जितने प्रोजेक्ट सुपरवाइज कर रहा है उतने प्लस, ठीक है, उतने थाउजेंड प्लस या उतने 5,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो भी उसकी अमाउंट बनेगी वो आप बेस सैलरी में ऐड कर देंगे और फिर टोटल उसकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह जो साइंटिस्ट होगा आप उसे कहेंगे, साइंटिस्ट का काम तो चीज़ें ईजाद करना होता है, तो चलो इसे बेस सैलरी के साथ कुछ जो बोनसेस हैं इतना बोनस हमेशा आप दिया करें। इसी तरह जो लेबरर है उसकी बेस सैलरी है और आप कहेंगे कि इस ये जितने घंटे काम कर रहा है उतने घंटे का हम इसे 1 घंटे का लेट से 100 रुपया दे रहे हैं, तो जितने घंटे ये काम करेगा पर डे, और फिर उस वो और वो जो महीने के पूरे उसके घंटे बनेंगे, तो लेट से आप एज्यूम कर रहे हैं कि जो सैलरी होती है वो मंथ की होती है, तो उसने एक मंथ में कितने घंटे काम किया है मल्टीप्लाई बाई 100, और वो सारा कुछ आप ऐड कर देंगे बेस सैलरी में। तो इस तरह आप डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट क्लासेस जो कि चाइल्ड क्लासेस हों। तो ये मैंने आपको सारा ये हिंट दिया है कि आप के जो चाइल्ड क्लासेस होंगी उसमें सैलरी का फंक्शन किस बेस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक हो गया? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं। अच्छा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे आते जा रहे हैं ना, या जैसे जैसे हम थोड़े से ऊप में बड़े होते जा रहे हैं, तो हमने फील किया होगा कि डिस्क्रिप्शन जो हैं वो छोटी होती जा रही हैं और उसके अंदर मीनिंग बढ़ते जा रहे हैं। अब देखें, एक छोटी सी आपको लिस्ट दी गई है, रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन है, टैबलेट है और सिरप है। ये तीन आपके ऑब्जेक्ट्स आपने देखे हों, ठीक है ना। मेडिसिन जेनेरिक नेम है, टैबलेट स्पेसिफिक है, सिरप भी स्पेसिफिक है। तो अब जरा पहले तो ये गौर करें कि इनके अंदर, अब ये जो तीनों हैं, क्या इनके अंदर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? क्या इनमें से कोई कोई डेटा मेंबर जो है, सॉरी, कोई एक जो ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे की टाइप है? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये, तो आप कह सकते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये जेनेरिक चीज होती है और टैबलेट जो है ये स्पेसिफिक है। तो इसका मतलब है कि टैबलेट इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन, इसी तरह सिरप इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन। ठीक हो गया ना? तो अब आप, अब इन मेरी इन स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो गया है कि इनमें रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है और इनमें से पेरेंट कौन होगा और चाइल्ड कौन होगा। सही है ना? आई होप आपको क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसमें करना यही था जो कि मैंने आपको दबे अल्फाज में कुछ बता दिया है। तो करना ये था, सबसे पहले तो आपने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना था, तो वो आपने कर लिया। अब जब आपने वो उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है।
ठीक है ना। कोड किया इसमें मतलब आपने क्लासेस बनानी है। अब उन क्लासेस के अंदर डाटा मेंबर भी होंगे, फिर उनके जो सेटर और गेटर्स होंगे और इसी तरह कंस्ट्रक्टर होंगे। अच्छा, अब जहां मैंने डाटा मेंबर्स का जिक्र नहीं किया, तो आपने ये सोचना है। अब अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी आपने खुद ये सोचना होगा कि अच्छा मेडिसिन में, टैबलेट में या सिरप में ऐसे क्या डाटा मेंबर्स होने चाहिए जो कि इनके अंदर हो सकते हैं। अब थोड़ा सा सोचना भी होता है ना, सारा कुछ जो है वो क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया गया होता। तो थोड़ा सा आप इसको सर्च आउट करेंगे कि टैबलेट से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, सिरप से रिलेटेड क्या क्या होती है, और जेनेरिक मेडिसिन जो होती है उससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसके डेटा मेंबर्स रेडी करने होंगे या आइडेंटिफाई करने होंगे। उसके बाद इनके अंदर कुछ मेथड्स होने चाहिए। अब ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या मेथड्स डिफाइन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे, और फिर उन मेथड्स को आपने ओवरराइड करना होगा। अच्छा, एक चीज का आप इसमें मैंने कहा हुआ है कि आपने वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस बनाने हैं। जाहिर है जब भी आप ओवरराइडिंग करेंगे, या तो आप किसी वर्चुअल मेथड की ओवरराइडिंग करेंगे या किसी प्योर वर्चुअल की करेंगे, तो ये अब आपकी चॉइस है। बल्कि मैं तो ये इनकरेज करूंगा कि आप एक आधा वर्चुअल फंक्शन बना लें और एक प्योर वर्चुअल बना लें, ताकि आपको पता हो कि जब हम प्योर वर्चुअल बनाएंगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए, वो कैसे बनाएंगे और फिर उसको कैसे ओवरराइड करेंगे। और इसी तरह जब आप वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे तो उसको कैसे ओवरराइड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, और फिर मैंने कहा हुआ कि यू कैन चूज डेटा मेंबर्स एंड मेथड बेस्ड ऑन योर ओन चॉइस। ठीक है, तो ये अब आपने खुद करना है कि आपने डेटा मेंबर्स अपनी मर्जी से चूज करने हैं, फिर आपने फंक्शंस अपनी मर्जी से चूज करने हैं, और फिर लेकिन फिर उनको ओवरराइड करना होगा। ये थोड़ा सा इसमें कहा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वैसे आसान है, अगर आपने पहला क्वेश्चन कर लिया होगा, दूसरा क्वेश्चन करना बिल्कुल इजी होगा। बस इसमें जो ट्रिक है वो सिर्फ यही होगी कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसके डेटा मेंबर्स के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में। और कोड तो आपने जो पहले क्वेश्चन में किया होगा, आप सेम उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू सारा कुछ यहाँ इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3, इसके अंदर एक डायग्राम शो हो रही है। आई होप आपको इस डायग्राम का नाम याद होगा। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है, दिस इज अ यूएमएल डायग्राम। यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज। अच्छा, अब आपको ये मैंने वैसे हमने लैब में ये डिस्कस किया था कि यूएमएल किस लिए यूज करते हैं, वैसे ब्रीफली ऐसे ही डिस्क्राइब कर देता हूँ। यूएमएल जो है, यूं समझें कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑन पेपर या ऑन डॉक्यूमेंट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको शो करने के लिए हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम एक सॉफ्टवेयर को जब एग्जीक्यूशन में लाना चाहते हैं तो हम उसे एक खास सी प्लस प्लस के अंदर उसकी कोडिंग करते हैं और वो एग्जीक्यूशन की फॉर्म में आ जाता है। तो उसको डिवेलप करने से पहले, उसको एग्जीक्यूशन में लाने से पहले हम हमेशा क्या करते हैं, हम उसको ऑन पेपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो डेवलपमेंट करने से पहले हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं या हम जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, हम हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को पेपर के ऊपर पहले ड्रॉ करते हैं। अब वो पेपर हार्ड पेपर भी हो सकता है और वो आपकी कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकती है, सॉफ्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकती है। अच्छा, तो जब आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑन पेपर या ऑन डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करना होता है तो हम हमेशा यूएमएल डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यूएमएल डायग्राम पूरी एक लैंग्वेज है। ठीक है ना। तो यूएमएल डायग्राम जो है वो पूरी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ये यूएमएल डायग्राम क्या बता रही है और इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर 3 बड़े बॉक्सेस हैं। तो ये जितने भी बॉक्सेस होते हैं ये उतनी क्लासेस होती हैं। हर बॉक्स के सबसे ऊपर जो पोर्शन होता है वो उस ऑब्जेक्ट का या उस क्लास का नेम होता है।
उसके नीचे जो एरिया होता है उसके अंदर उसके डेटा मेंबर्स होते हैं, और साथ ही उसकी डेटा टाइप मेंशन की होती है। और उसके नीचे जो तीसरा पोर्शन है, तीसरा खाना है, उसे हम कहते हैं कि दिस इज मेथड, कि इसके अंदर मेथड्स का की डिटेल आपको बताई गई है। अब अगर आप शेप की क्लास देखें तो शेप की क्लास के अंदर हमारे पास एक कलर का डेटा मेंबर है, ठीक है ना। शेप की कलर से कोई भी शेप है उसका कलर हो सकता है, और कॉलन लगा के स्ट्रिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि एक कलर की का डेटा टाइप हो सकता है और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। इसके साथ नीचे पीछे लिखा हुआ है माइनस। तो बहुत सारे लोगों को आइडिया हो गया है कि इस माइनस का क्या मतलब है। इस माइनस का मतलब है कि दिस डेटा मेंबर शुड बी प्राइवेट। तो माइनस का मतलब होता है प्राइवेट, प्लस ये नीचे लिखा हुआ है, प्लस का मतलब क्या होता है कि दिस इज पब्लिक। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ नीचे फंक्शंस लिखे हुए हैं। इस फंक्शन में यहाँ एक गेट एरिया का फंक्शन लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर कॉलन के बाद डेटा टाइप लिखी हुई है। तो आपने ये फंक्शन बनाया, और ये जो डेटा टाइप होती है ना, ये कौन सी होती है, ये रिटर्न टाइप होती है आपके फंक्शन की, ये याद रखना। ठीक है, ये जो फंक्शन के साथ जब कॉलन लगा के डेटा में टाइप लिखी जाती है तो ये हमेशा फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है। जो आपके आर्गुमेंट्स होंगे वो हमेशा इन दो ब्रैकेट्स इन पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे, और उनकी डेटा टाइप उनके साथ आएगी। ये जो ब्रैकेट्स के बाद कॉलन लगा हुआ है, इट्स मीन कि दिस इज द टाइप ऑफ फंक्शन, या दिस इज द रिटर्न टाइप। ठीक हो गया। अब आपने ये फंक्शन बनाना है जिसका नाम है गेट एरिया। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा सोचें, गौर करें, तो क्या कोई भी जो जेनेरिक शेप होती है उसका एरिया कैलकुलेट हो सकता है? कोई भी जेनेरिक शेप, मतलब आपसे मैं कहता हूँ एक शेप है, उसका एरिया बताओ क्या है, तो आप फौरन कहेंगे अच्छा ये कौन सी शेप, क्योंकि हर शेप जो है, रेक्टेंगल है, उसका एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला डिफरेंट है, स्क्वायर का डिफरेंट है, रेक्टेंगल का डिफरेंट है, पैरेललोग्राम का डिफरेंट है। तो इस तरह हर एक डेटा टाइप का तरीका ऑफ कैलकुलेटिंग शेप इज डिफरेंट। ठीक है ना। तो इसलिए फिर ये ऐसा फंक्शन है जो शेप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में फार्मूला क्या लिखेंगे। तो जो आपको ये नहीं पता होता ना कि फंक्शन तो है लेकिन इसके अंदर की इम्प्लीमेंटेशन का फार्मूला हमें नहीं पता, और वो जहाँ शेप सिंपल जेनेरिक शेप के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन होगा ये हमेशा एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा। ये हमेशा प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, ये याद रखना है। ठीक है जी। आई रिपीट, प्योर वर्चुअल फंक्शन की पहचान क्या है? वो जेनेरिक क्लास में एग्जिस्ट करेगा, बट उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे ये हमें नहीं पता। ठीक हो गया ना। तो ऐसे फंक्शन को फिर हम क्या कहेंगे? दिस इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसका मतलब इसकी जस्ट डिक्लेरेशन होगी, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ये टू स्ट्रिंग एक फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें ये टू स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है ना, ये असल में जावा में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो है ये खास पर्पस के लिए यूज करता है होता है। नॉर्मली इसको हम जो क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो ये फंक्शन बनाएं, चाहें तो ये ना बनाएं, इसमें आपको चॉइस है। इसमें सिंपली आप क्या करते हैं, आप उस क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं उनके कंटेंट्स को बस प्रिंट कर देते हैं। तो आप बेशक ऐसा कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये नीचे एरो है, ये एरो हमें शो कर रहा है कि दिस इज एन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, और ये नीचे वाली जो दो क्लासेस हैं ये ऊपर वाले को इनहेरिट कर रही हैं। और अब लेफ्ट साइड पे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल हमें कह रही है कि इसके अंदर दो डेटा मेंबर है, एक का नाम लेंथ है, दूसरे का नाम विड्थ है, और उसकी डेटा टाइप भी बताई हुई है, और माइनस हमें क्या बता रहा है कि दे मस्ट बी प्राइवेट। इसी तरह ट्राइंगल की क्लास है, अब उसका उसमें डेटा मेंबर बेस और हाइट है। तो देखिए अब उससे डिफरेंट है, रेक्टेंगल से डिफरेंट है ट्राइंगल। अब आपको याद होगा रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला कैलकुलेट करने का डिफरेंट होता है, और इसी तरह जो ट्राइंगल होती है उसका फार्मूला डिफरेंट होता है।
अगर नहीं पता कोई टेंशन नहीं है, आप सिंपली गूगल पे लिखेंगे फार्मूला ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको फ़ौरन वो फार्मूला सामने आ जाएगा। रेक्टेंगल का तो आपको वैसे ही आता है। तो आप सिंपली बस इनके फार्मूलाज आपको पता भी होंगे, और अगर नहीं पता तो आप सिंपली यूट्यूब उस पर गूगल पे जाकर देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब जो नीचे फंक्शंस हैं, अब फिर ये प्लस वाले फंक्शन, अब ये गेट एरिया का फंक्शन दोबारा यहाँ आया, तो दोबारा का मतलब है कि ये ऊपर भी एग्जिस्ट करता था, अब ये नीचे भी है। लेकिन अब जब आप इस गेट एरिया के फंक्शन को रेक्टेंगल के लिए अप्लाई करेंगे, तो अब आप इसका वो जो फार्मूला यूज करेंगे उसके अंदर इसके पर्टिकुलर डेटा मेंबर्स इस्तेमाल होंगे। तो अब आपको कंक्रीटली पता चल गया है कि मैंने किस तरह रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है और उसका फार्मूला क्या होगा। तो आप बड़े इजीली यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब आप इस फंक्शन को ओवरराइड करेंगे, जो कि पेरेंट क्लास में आपने खाली छोड़ दिया था या प्योर वर्चुअल डिक्लेयर किया था, अब आप उसको यहाँ ओवरराइड करें। इसी तरह ट्रायंगल में भी सेम आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा, आप उसी फंक्शन को दोबारा ओवरराइड करेंगे यूजिंग बेस एंड हाइट, जो कि इसके डेटा मेंबर्स हैं और फार्मूला इसका स्पेसिफिक होगा। अच्छा, वैसे तो सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो नीचे बस वर्ड्स में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आपने ये सारी क्लासेस बनानी है, उसके डेटा मेंबर्स बनाने हैं, उसके कंस्ट्रक्टर्स बनाने हैं। अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्टर का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आपने बनाना है। अब हर क्लास के साथ कंस्ट्रक्टर का होना मस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जब आपने इम्प्लीमेंट कर लेने हैं, डेटा मेंबर्स वगैरह भी अपने बना लेने हैं, उनके सेटर और गेटर्स भी बना लेने हैं, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड और वर्चुअल मेथड्स, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है आपका ना टू स्ट्रिंग, ये आपका सिंपल वर्चुअल मेथड बन सकता है, क्योंकि आप इसको यहाँ बेस क्लास में भी डिक्लेयर कर सकते हैं इसके डेटा मेंबर्स के कंटेंट्स डिस्प्ले करने के लिए, और रेक्टेंगल और ट्राइंगल के अंदर भी आप इसको रीडिफाइन कर सकते हैं टू डिस्प्ले देयर कंटेंट्स ऑफ डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो ये एक सिंपल वर्चुअल मेथड्स आप बना सकते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है क्लास में जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड असल में प्योर वर्चुअल मेथड्स का दूसरा नाम है। तो जो आपने प्योर वर्चुअल मेथड ऊपर बनाया था ना शेप के अंदर गेट एरिया का, तो असल में जब भी आप किसी फंक्शन को प्योर वर्चुअल कहते हैं, प्योर वर्चुअल, सिंपल वर्चुअल नहीं, प्योर वर्चुअल कहते हैं, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं, ये याद रहे, ठीक है। तो आपने एक तो वर्चुअल मेथड बनाना है जो कि टू स्ट्रिंग है, फिर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है जो कि गेट एरिया का है, और फिर उसे ओवरराइड भी करना होगा, ठीक है। और दूसरा आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बनानी होगी जो कि ऑटोमेटिकली बन जाएगी जब भी आप किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, वो क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपने इस छोटे से टास्क के अंदर करना है, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन थी। तो अब अगर आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बस एक्स्ट्रा टास्क जो थी इसमें, ये ऑप्शनल है, या आप चाहें तो करें, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा आप करें। तो इसमें आपने सिंपली यही करना है कि ये जो ऊपर वाली जितनी आपने क्लासेस तीनों के अंदर बनाई हैं, तीनों टास्क के अंदर जो आपने क्लासेस सिर्फ डिफाइन की थी और उनके सारी ओवर राइडिंग जो आपने की थी, जस्ट उसको मेन फंक्शन के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं उनको मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करके आप जरा चेक करें कि किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं आ रहा, या सब कुछ ओके हो रहा है जैसा आप चाह रहे थे। तो ये जस्ट आपका ऑप्शनल टास्क है। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, मेरी तरफ से सब कुछ ओके है, ठीक है। अब आप वन बाय वन करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर सबमिशन डेट पूछ रहा हूँ। अच्छा, सबमिशन डेट जो है वो वैसे तो मैंने ट्यूसडे कही थी, ये ट्यूसडे तक आप ये जो मैंने दो लैब जैसे आपको सेंड की थी उनमें से एक तो कम से कम ट्यूसडे तक सबमिट कर दें, और एक उससे वेरी नेक्स्ट डे बेशक वेडनेसडे को सबमिट कर दें। और ईमेल करनी होगी, ईमेल मैंने आपके सीआर जो थे उनको फॉरवर्ड कर दी थी, तो आई होप आप तक पहुंच गई होगी। और भी क्वेश्चन?
साकिब का कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन? टास्क जी जी मुबीन, एक्स्ट्रा टास्क का क्या हो गया? तो दोबारा समझाए तो। अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा टास्क में सिंपल ये करना है कि आपने जो टास्क नंबर 1 2 3 उसके अंदर क्लासेस डिफाइन की थी, उसके अंदर क्लासेस बना ली थी, उनमें जो इनहेरिटेंस करनी थी वो कर ली, जो फंक्शंस वर्चुअल बनाने थे वो बना लिए, जो प्योर वर्चुअल बनाने थे बना लिए, फिर उनको ओवरराइड भी कर लिया। अब जब आपने क्लासेस सारी की सारी तैयार कर ली, तो अब मेन फंक्शन में उनके ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनका डेटा स्टोर कर, उनमें डेटा स्टोर कराकर फिर डेटा प्रिंट करके जरा उनको टेस्ट करना है कि क्या वो वाकई प्रॉपरली काम कर रही हैं। ये इस चीज को हम कहते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ योर क्लास। ये क्लास बनी हुई, देखें ना, एक चीज प्रोडक्ट बनी हुई है, फोन है, वो आप खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं अच्छा यार ये चला के दिखाओ, या कोई और चीज है, टीवी है, तो चला के दिखाओ। तो चीज बनी तो पहले हुई है, बस आप उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन चाहते हैं, आप क्या कहते हैं इसका डेमो दे दो। तो डेमो का मतलब क्या होता है? उसको एग्जीक्यूट करके उसको चला के दिखाना। तो इस एक्स्ट्रा टास्क के अंदर आपने जस्ट अपनी जितनी भी क्लासेस बनाई हैं, जो 3 4 5 6 आपने क्लासेस बनाई हैं, उन सब की सब क्लासेस को आपने इम्प्लीमेंट उनको सॉरी आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा, उनका उनके ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनको मेन फंक्शन में कॉल करना होगा। ये एक्स्ट्रा टास्क है, सिंपल आपने करना है। जी और कोई क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अच्छा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो असल में एक ऐसी क्लास को कहते हैं जो इनकम्प्लीट होती है ना। एक एक वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है यार क्लियर ना होना, कंप्लीट ना होना, ठीक है। तो लेट्स से ये जो शेप की क्लास है, इसके अंदर एक फंक्शन है गेट एरिया का। मैंने यहाँ कहा था कि ये एरिया हमें पता नहीं है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन इसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, इसके अंदर फार्मूलाज हमने क्या लगाने हैं, ये हमें नहीं पता। ये जो शेप की क्लास है, मैं जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर तो हमें जो भी फंक्शंस होंगे उनके बारे में नहीं पता कि ये इनमें फार्मूला क्या लगेगा। तो जब हमें चीज़ों का कंप्लीट नहीं पता होता तो वो इनकम्प्लीट होती हैं। तो हमने फिर कहा कि ऐसे फंक्शन को जिसमें हमें कंप्लीट डिटेल नहीं पता होती, आप उसको प्योर वर्चुअल बना दो। प्योर वर्चुअल मीन्स आप इक्वल टू जीरो असाइन करते हैं, ठीक है ना, फंक्शन को इक्वल टू जीरो असाइन करते हैं, तो उसका मतलब होता है प्योर वर्चुअल। वो जब प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है ना, उसे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीन इनकम्प्लीट। जब फंक्शन इनकम्प्लीट है तो क्लास भी इनकम्प्लीट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब हम घर बनाते हैं तो आपसे कोई कहे कि आपका घर कंप्लीट हो गया है या नहीं, तो आप ये कहते हैं कि यार एक कमरा अभी बाकी है, तो पूरा घर तो अभी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि एक कमरा अभी बाकी है। तो जब वो एक कमरा बाकी है, जो वो कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बन जाएगा, तो फिर आप कहेंगे अब मेरा पूरा घर रेडी है। इसी तरह जो क्लास होती है वो घर की तरह होती है। तो अगर घर में एक क्लास के अंदर एक फंक्शन इनकम्प्लीट है, इसका मतलब है पूरी क्लास ही इनकम्प्लीट है ना। तो दोबारा गौर करो, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर एक फंक्शन ही इनकम्प्लीट हो, एक फंक्शन ही इनकम्प्लीट हो, तो फिर वो पूरी क्लास ही इनकम्प्लीट होती है। तो वो जो फंक्शन जिसे हम इनकम्प्लीट फंक्शन कहते हैं, वो असल में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है, या वो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। तो वो फंक्शन जिस क्लास में एग्जिस्ट करता है, वो क्लास भी इनकम्प्लीट हो जाती है, और हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। ठीक है, अगर आई होप मैं आपको कन्विंस कर सका हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है।